Good morning, students. You are most welcome. Students, today I will teach you synthesis. Students, मैं आज आपको संयोजन synthesis पढ़ाना चाहता हूँ. What do you mean by synthesis? Synthesis से आप क्या समझते हैं? Synthesis का मतलब होता है संयोजन. जब किन्हीं दो सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी मेथड को सिंथेसिस कहा जाता है. When we combine two sentences into one sentence, that is called synthesis. अब सिंथेसिस के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरह के वाक्यों को सिंथेसिस किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोगों को वाक्य समझना होगा कि वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और वाक्य के अलावा और क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं जो सिंथेसिस में काम आती हैं. चलिए सबसे पहले वाक्य देखते हैं. सेंटेंस मीन्स वाक्य. जैसा कि हम लोग जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words which make a complete sentence, which makes a complete sentence, complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाता है. चलिए, मीन्स कंप्लीट सेंस देना चाहिए. यदि सेंस अधूरा है, यदि अर्थ पूर्ण नहीं है, तो वह वाक्य नहीं हो सकता है. अब थोड़ा सा ये सस्पेंस लगता है कि सेंस को कैसे पता लगे कि सेंस पूरा है कि नहीं पूरा है. इसके लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे. A simple sentence consists of one subject and one finite verb. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं. मीन्स सिंपल सेंटेंस का तात्पर्य आप ऐसे भी लगा सकते हैं. सिंपल सेंटेंस मीन्स सबसे छोटा सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दिया गया हो, वह सेंटेंस होता है. सामान्यतः वह सबसे छोटा भी होता है. चूंकि यदि हम कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड से, तो सिंपल सेंटेंस छोटा हो सकता है. चलिए और देखते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हम जानते हैं कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दिया गया हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया हो और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. चलिए इनके कुछ उदाहरण को, इनके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं. He did not go to school. Go to school. He did not go to school. यह एक सिंपल सेंटेंस है.
ऐसा क्यों? व्हाई इट इज अ सिंपल सेंटेंस? बिकॉज इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दिया गया है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। अब एक उदाहरण कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का देखते हैं। He did not go to school because he was ill। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। He did not go to school, ही सब्जेक्ट है, go आपका फाइनाइट वर्ब है। अब ये बिकॉज आपका कनेक्टिव वर्ड है। ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट और आया, वाज एक फाइनाइट वर्ब और आया। मीन्स इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब दिया गया है, इसलिए सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो यह कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। अब कैसे पता लगाएं कि ये कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है? He did not go to school, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज कह सकते हैं। और because he was ill, क्योंकि वह बीमार था। देखिए he did not go to school, वह स्कूल नहीं गया, ये अपने आप में पूरा है। अगर इतना ही कहा जाए क्योंकि वह बीमार था, तो ऐसा लगता है कि ये क्यों बताया जा रहा था? बताया जा रहा है कि वो बीमार था। इसका अर्थ इस पे डिपेंड है। मींस ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट मींस दैट इन दिस सेंटेंस वन मेन क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज बीन गिवन। इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया है। जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए अब कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। Ram came and Mohan went। राम came, राम आया और मोहन गया। यहाँ पे came वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, went फाइनाइट वर्ब है, अर्थात एक ही सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब दिया गया है, अर्थात ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है। अब कैसे पता लगे कि ये कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है? राम वेंट, राम केम, जिसका अर्थ अपने आप में पूरा है, एंड को छोड़ दिया जाए, मोहन वेंट, ये भी अर्थ पूरा दे रहा है। मींस दोनों क्लॉज सेम स्तर के हैं, कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए और ये एंड से जुड़े हुए हैं। मींस हम कनेक्टिव वर्ड के आधार पे भी पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं आता है। जैसे एंड से जुड़ा हुआ सब, बट से जुड़ा हुआ सब, सेंटेंस क्लॉज, एंड से जुड़ा हुआ क्लॉज, बट से जुड़ा हुआ क्लॉज, आर से जुड़ा हुआ क्लॉज, ये जितने भी क्लॉज होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस के उदाहरण होते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें जो कनेक्टिव वर्ड हैं उनको भी डिफाइन करूंगा कि कितने कनेक्टिव वर्ड कॉम्प्लेक्स के हैं और कितने कनेक्टिव वर्ड कंपाउंड के हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। अभी आप एक शब्द बार बार देख रहे थे, एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, क्लॉज। क्लॉज मींस पूरा।
उप का मतलब आप जानते हैं थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ऐसे क्लाज होता है। क्लाज मीन्स ये वाक्य के जैसे ही होता है, वाक्य के जैसे ही होता है, लेकिन ये वाक्य नहीं होता है, लेकिन यह वाक्य नहीं होता है, यह वाक्य का एक पार्ट होता है। क्लाज किससे बनता है? वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। A clause is consist of one subject and one finite verb। एक क्लाज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होते हैं या होने चाहिए, तभी वह क्लाज कहलाएगा। अब क्लाज प्रिंसिपल क्लाज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाज होते हैं। प्रिंसिपल क्लाज का मतलब वह क्लाज जो अपना अर्थ देने में सक्षम हो, जो स्वतंत्र हो, उसे प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज उस क्लाज को कहते हैं जो अपना अर्थ देने में सक्षम ना हो, जो दूसरे पे डिपेंड हो। कोऑर्डिनेट क्लाज उस क्लाज को कहते हैं जो अपना अर्थ देने में सक्षम है, लेकिन वह सेंटेंस में जुड़ा हुआ, सेंटेंस में आया हुआ है, वह अकेले सेंटेंस नहीं है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके लिए कई मेथड है, कई तरीके हैं। पहला जो आपका फर्स्ट मेथड है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके अब आपको समझना होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। ऐसा वर्ब वह वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। वह वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को मिलाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब सामान्यतः दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो और दोनों वाक्यों में अलग अलग फाइनाइट वर्ब आया हो और दोनों में कुछ रिलेशन हो, जैसे एक काम की वजह से दूसरा काम हो रहा हो। मीन्स एक काम जो होता है, जो फर्स्ट वर्ब होता है, उसकी वजह से दूसरा काम होता है, तो जो कार्य पहले होता है उस क्रिया को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब पार्टिसिपल कैसे बनता है? मेन वर्ब में आईजी लगाने से, या आपका पार्टिसिपल दो होते हैं, एक इन्फिनिटिव होता है, एक जेरेंड होता है। जब मेन वर्ब में आईजी लगाते हैं तो ये जेरेंडियल पार्टिसिपल हो जाता है। जब मेन वर्ब के पहले टू लगता है तो ये इन्फिनिटिव होता है। ये भी एक तरह का पार्टिसिपल होता है।
he saw a snake. Stop. He ran away. यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जिनमें दोनों वाक्यों में कर्ता सेम हो। प्लस ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। मीन्स सांप देखने का परिणाम ही है कि वह भाग गया। यदि वह सांप नहीं देखा होता तो शायद नहीं भागता। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और सब्जेक्ट को हटा देते हैं। तो जब हम सामने आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ये हो जाएगा सीइंग, SEEING, सीइंग ए स्नेक। He ran away। मीन्स जब कोई दो ऐसे वाक्य दिए गए हों जिनमें दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो और दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों, मीन्स जो एक वाक्य का फाइनाइट वर्ब है और दूसरे वाक्य जो फाइनाइट वर्ब है उसमें एक कोरिलेशन हो, कहीं ना कहीं एक की वजह से दूसरा जो हैपनिंग है, जो दूसरा एक्शन है हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में जो पहले घटित होता है, जो पहले हैपन होता है, उसको हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। चलिए, कारण भी दिया हो, ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, फुल स्टॉप। ही did not join the meeting. He did not join the meeting. वह भूखा था, वह मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। मीन्स भूखा होने की वजह से वह मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। अब देखिए दोनों वाक्यों में कर्ता सेम है। यहाँ पे एक कारण दिया हुआ है, इस कारण की वजह से ये वर्क हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वाज है, ये बी फॉर्म है। जब बी फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है तो हो जाता है बीइंग, BEING, बीइंग हंग्री, कॉमा ही डिड नॉट join the meeting। स्टूडेंट्स, ये पार्टिसिपल का यूज है। इस तरह से आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग भी आ सकते हैं। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट डिफर आए हो, अलग अलग। Ramesh was not at his house. I gave the letter. I gave the letter to his wife. To his रमेश was not at his house। रमेश अपने घर पे नहीं था। I gave the letter to his wife। अब यहाँ लिखेंगे राम not being at his house, not being at his house, I gave
the letter to his wife. स्टूडेंट्स, जब दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग आए हों तो हम जो सब्जेक्ट है वो दोनों लिखेंगे। राम नॉट बीइंग एट हिज हाउस। अब देखिए बीइंग का यूज हो गया इस और सब्जेक्ट भी आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम नॉट बीइंग एट हिज वाइफ एट हिज हाउस आई गेव द लेटर टू हिज वाइफ। चलिए एक उदाहरण और बताते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ हो रहे हो, ये ना पता लगे कि कौन सा कार्य कब हुआ, तो उसमें वाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। राम वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग, he slept, he was reading, he slept। वह पढ़ रहा था और सो गया। इसका मतलब वो पढ़ते पढ़ते सो गया। He slept while reading। स्टूडेंट्स, ये मेथड थे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, सेंड करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल नेक्स्ट डे बताऊंगा। और मैं एट 11 AM इन द मॉर्निंग मीन्स 11 बजे कल मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। आप सभी लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगेन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, कल सुबह 11 बजे मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।